आप उनका जिक्र करें, एक कदम जो आप उठा रहे हैं, इंदौर वासियों को सिखा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी चुनौती है? नहीं, देखिए, इस चुनौती को तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार किया और प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया। और स्वच्छ भारत मिशन आज दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। जब 2015 में पहली बार सर्वे हुआ, हम 47वें नंबर पे थे, तब देश की केवल 73 अर्बन लोकल बॉडीज़ ने, पंचायत ने, नगर परिषद ने इसमें भाग लिया था। 2023 में जब इंदौर 7वीं बार लगातार नंबर 1 था, तो देश की करीब 4777 अर्बन लोकल बॉडीज़ ने, पंचायत ने इसमें सहभागिता की। तो जो असली ऑब्जेक्टिव था स्वच्छ भारत मिशन करने का, वो पूरा हुआ। वो ऐसे पूरा हुआ कि देश में आज 4777 ऐसी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं जो अपने आप को साफ रखना चाहती हैं, जो साफ दिखना चाहती हैं, जो अपने आप को उस कंपटीशन में लाना चाहती हैं कि हमारा शहर साफ है, हमारे लोगों का बिहेवियर ऐसा है कि हम अपने गली को, अपने शहर को साफ रखें। तो प्रधानमंत्री जी के विजन को इंदौर ने और सही अर्थों में पूरा करके दिखाया जब हम 7 बार लगातार नंबर 1 आए। और जन भागीदारी से, सफाई मित्रों की मेहनत से, हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के सपोर्ट से देश में एक यूनिक मॉडल बना, एक ग्लोबल मॉडल आज इंदौर है। केवल देश में नहीं, दुनिया में इंदौर की एक अपनी अलग ब्रांड इमेज है स्वच्छता के कारण। उसको आप और अगर अलग अर्थों में समझना चाहें तो देश की आज़ादी के बाद से हम किसी भी शहर को, किसी भी प्रदेश को जब देखते हैं डेवलपमेंट की दृष्टि से, तो हम ये देखते हैं कि वहाँ कितनी इंडस्ट्रीज़ है, कितने बड़े स्कूल हैं, कितने बड़े हॉस्पिटल हैं, और इनको जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आता है हम वो मानते हैं कि वो डेवलप्ड है। लेकिन इंदौर ने उसके उलट प्रूव करके बताया कि हमने अपना सफाई का मॉडल स्टैब्लिश किया। अब अच्छे स्कूल, अब अच्छे हॉस्पिटल, अब अच्छी इंडस्ट्री अपने आप आ रही है। तो ये मॉडल है जो देश के प्रधानमंत्री और हमारे अपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने प्रायोरिटी पे रखा। मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले उन्होंने मजदूरों के साथ साथ मध्य प्रदेश के स्वच्छता को रिव्यू किया और उसको आगे बढ़ाया। निश्चित रूप से, लेकिन मुझे लगता है श्रेय इंदौर के जनप्रतिनिधियों को भी जाता है और मुझे लगता है इंदौर की जनता को भी उतना ही श्रेय जाता है, क्योंकि आज की डेट में सपोर्ट करना जनता का बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ास तौर पर अगर हम सफाई की बात कर रहे हैं तो अभी 8वीं बार का सर्वे भी होना है, उसकी क्या तैयारियां हैं, सर ये बताइएगा। और इसी के साथ एक और आपसे जानकारी लेना चाहूँगी कि इंदौर वो शहर है, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में इंदौर की मिसाल पेश की जा रही है। 24/7 सिटी इंदौर को माना जा रहा है। अभी मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से एक ही ज़िला है ऐसा। उसमें कितना चैलेंजिंग हो जाता है कि आपको सुरक्षा भी उतनी ही मुहैया करानी है, यहाँ स्टूडेंट्स की संख्या भी ज़्यादा है, 24/7 खुली भी हुई है सिटी। देखिए, चोटी पर पहुंचना और उस पर बने रहना जितना कठिन है, उतनी कठिन एग्ज़ाम हमारी हर साल होती है। तो 7 बार नंबर 1 शहर 8वीं बार भी 100% नंबर 1 आएगा, अपने इनोवेशंस के कारण, अपनी लगातार प्रयास के कारण। देश में इंदौर अभी एकमात्र ऐसा शहर है जो अपने कचरे को 6 हिस्सों में सेग्रीगेट करके कलेक्ट भी करता है और उसकी प्रोसेसिंग भी करता है। जैसे गीले कचरे से हम बायो CNG बना रहे हैं, सूखे कचरे से हम रेवेन्यू गेन कर रहे हैं, CND वेस्ट का मैनेजमेंट होता है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी के विजन से ग्रीन वेस्ट के मैनेजमेंट की शुरुआत भी इंदौर करने वाला है, जिससे हम कोल ब्लॉक्स बनाएंगे, उनको बेचेंगे। तो ये इनोवेशन है जो देश भर में हमको अलग करता है। 500 TPD का जो हमारा गीले कचरे का प्लांट है, उसको हम 800 में कन्वर्ट कर रहे हैं। 24 घंटे यहाँ सफाई होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा सहयोगी जनता का है। हमारा बिहेवियर चेंज जो हुआ है उसमें सबकी अपनी भूमिका है, मीडिया की भी बहुत बड़ी भूमिका है। सबसे ज़्यादा भूमिका स्कूल के बच्चों की है, जो अपने मम्मी पापा को रोज़ टोक देते हैं। तो बाहर से जो लोग इंदौर आते हैं वो इंदौर में तो कचरा नहीं फेंकते हैं, लेकिन हो सकता है अपनी जगह जाकर फेंकते हों, ऐसा लोग कहते हैं। तो हम भी बाहर के लोगों को टोकते हैं, बाहर के लोग भी आजकल इंदौर में कुछ लोगों को टोक देते हैं। तो ये एक चेंज है। लेकिन आप जो बात कह रही थी कि इंदौर अब टेक ऑफ के मोड पे है,
एजुकेशन का सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा हब है। हमारे पास IIT IIM दोनों हैं, बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, स्टूडेंट्स का हब है। इसलिए अब हम देश का वो पहला शहर भी हैं जिसने जन भागीदारी के मॉडल पर CCTV सर्वेलेंस पॉलिसी बनाई है, और पूरे शहर को हम महिला सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे की हद में लाने वाले हैं, जिसका सर्वेलेंस और जिसकी मॉनिटरिंग जनता खुद करेगी और खुद कैमरे लगाएगी। तो ऐसे इनोवेशन करने वाला भी शहर है जिसको हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक सिंगल स्ट्रोक पे अप्रूव किया। तो ये उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको भी दर्शाता है। तो 1 साल के बारे में चूंकि आप बात करने वाले हैं, तो मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री जी का ये 1 साल इंदौर को अलग लेवल पे ले जाने में बहुत निर्णायक है। चाहे हुकुमचंद मील के मजदूरों को पैसा देने का निर्णय हो, CCTV सर्वेलेंस पॉलिसी लागू करने का हो, या एक साथ इंदौर में 20-22 पुल के काम शुरू करने की बात हो, या इंदौर को छोड़कर कई लोग मुझसे कहते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में रीजनल कॉन्क्लेव हो रही है, अब इंदौर में नहीं हो रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अब इंदौर में नहीं हो रही है, बाकी सब जगह हो रही है। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, ये एक ऐसी अप्रोच है, एक होलिस्टिक अप्रोच है हमारे मुख्यमंत्री जी के विजन की, जो रीजन वाइज मध्य प्रदेश को डेवलप करेगी। और जब रीजनल पावर्स डेवलप होंगे, रीजनल लेवल पर इंडस्ट्री आएगी, उसका फ़ायदा अपने आप इंदौर को एक नए कार्गो हब के रूप में मिलेगा। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा निर्णय है कि रीजन्स पे हमारी इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स हो रही हैं। आपके नाम में मित्र है और आप जनता के मित्र बनकर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतर तलाश करो, नदी मिल जाए समुंदर की तलाश करो। स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट का जब हम जिक्र करते हैं, इंदौर की तरफ नजर दौड़ाते हैं चारों तरफ, तो एक समस्या नजर आती है परिवहन व्यवस्था की। इस परिवहन व्यवस्था को बेहतर करने के लिए भी कुछ दिन पहले आपने बैठक भी की थी, फैसले भी लिए थे। कितना वक्त और लग सकता है कि स्मार्ट सिटी के तौर पर इंदौर को देखने के लिहाज से, परिवहन व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिहाज से इंदौर वासी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? देखिए, हर शहर की अपनी चुनौतियां होती हैं। उसमें भी मैं आपके जवाब में मुख्यमंत्री जी की निर्णयकारी की जो क्षमता है ना, उसका एग्जाम्पल देकर बात करूंगा। BRTS इंदौर का हटेगा, ये घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। ये बड़ा डिसीजन है, वो हमारी इस समस्या को बहुत हद तक हल करने में सहायक होगा। लेकिन हर शहर की अपनी चुनौतियां हैं। देश का सबसे साफ शहर, देश का सबसे स्मार्ट शहर, देश का ऐसा शहर जिसने अपनी क्लीन एयर इनिशिएटिव्स में देश में नंबर 1 नाम कमाया हो। वाटर कंजर्वेशन में हम नंबर 1 पे हैं, पूरा इंदौर ज़िला। लेकिन अपनी अपनी चुनौती है ट्रैफिक की। उसके कारण बहुत सारे हैं। जो जनसंख्या का दबाव इंदौर में 2030 में होना था, वो आज है। जितनी जनसंख्या है उतनी गाड़ियां हैं, सड़कें उतनी हैं, लेकिन हम चुनौतियों से घबरा नहीं रही हैं। जब मैंने इलेक्शन कैंपेन किया तो ट्रैफिक नगर निगम का विषय नहीं है, ट्रैफिक पुलिस का विषय है, शहर का विषय है। तो हमने कहा कि हम इंदौर को ट्रैफिक में नंबर 1 बनाएंगे। उसको एज ए चैलेंज लिया। 5 साल में हो सकता है कि हम 100% सक्सेस पे ना जा पाएँ, लेकिन जब हम उसकी तरफ बढ़ेंगे तो 20%, 30%, 40% सफलता मिलेगी। लेकिन उस चुनौती को स्वीकार करके और उस पर लगातार बात करने से, चाहे जिला प्रशासन हो, नगर निगम हो, ट्रैफिक पुलिस हो, या बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब के लिए टॉप प्रायोरिटी ट्रैफिक है। माननीय मुख्यमंत्री जी पिछली मीटिंग में बोल के गए, अगली मीटिंग इंदौर के ट्रैफिक पे होगी। और केवल बात नहीं की हमने इन 1.5 सालों में इंदौर में छोटे बड़े 22 पुलों का निर्माण शुरू कर दिया है। करेंगे नहीं, निर्माण शुरू कर दिया है। 4 ब्रिजेस का एक साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन कर दिया है 1.5 साल में। देश का, मध्य प्रदेश का पहला शहर है जिसने 1.5 साल में अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू कर दिया है। शहर के 1000 लोग हर शनिवार रविवार को शहर के ट्रैफिक की अवेयरनेस के लिए आपको चौराहों पर खड़े हुए मिलेंगे। ट्रैफिक इंजीनियरिंग की दृष्टि से शहर के लोग हर 15 दिन में बैठते हैं, छोटे छोटे चौराहों पर होने वाले सुझावों को देते हैं, हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग हो गया, अवेयरनेस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ये 3 चीज़ें हैं जो इंदौर को ठीक कर देंगी। बिल्कुल। और इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और योगदान देने जा रही है, जो मेट्रो की शुरुआत होगी। हालांकि अभी वो प्रोजेक्ट लंबित है और वो कब तक शुरू होगा वो ज़रूर देखना होगा। एक और सवाल है सर मेरा
एक अवैध कॉलोनाइजर से एक बहुत बड़ी समस्या बने हुए हैं मुझे लगता है, क्योंकि इससे पहले बुलडोजर एक्शन भी लिए गए कई क्षेत्रों में, लेकिन ये आम जनता के लिए भी उतनी ही बड़ी परेशानी है जितनी बड़ी प्रशासन के लिए है। ये इसके बीच में सूत्रधार कैसे बनेंगे आप? देखिए, दो बातें हैं। हमको बहुत प्रैक्टिकल होकर समाज के अंतिम पंक्ति का जो आदमी है, जो इंदौर बड़ी आशाओं और अपेक्षाओं से आता है अपना घर छोड़ के, उसके बारे में विचार करते हुए जो हमारे कानून है वहाँ तक बातों को ले जाना पड़ेगा। गरीब आदमी बाहर से आता है, कुछ दिनों काम करता है, कुछ पैसा इकट्ठा करता है, अब उसको लगता है मैं इंदौर में रहूं, तो इंदौर में रहने के लिए बहुत सस्ती जगह पर सस्ता मकान ऐसे ही मिलता है। उसमें कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से सरकारी ज़मीन पर, ग्रीन बेल्ट की कॉलोनियों में या अपनी खुद की ज़मीन पर बिना प्लानिंग किए सस्ते में प्लॉट बेचते हैं, लोग खरीद लेते हैं, 15 साल 20 साल तक वो रहते हैं। तो एक तो ऐसे लोगों को हटाना मुश्किल है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि नया इलीगल कॉलोनाइजेशन नहीं हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 1.5 सालों में, मतलब अपने आप में ये रिकॉर्ड है, 131 कॉलोनियों को लीगलाइज किया, उसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया और उनको लीगलाइज किया। नई नहीं हो इसको लेकर लगातार रिमूवल की, डिमोलिशन की और लोगों के खिलाफ एफआईआर करने की कार्रवाई जारी है। तो कानून तो है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी है। अब इसको दूसरे अर्थों में आप बहुत सामान्य शब्दों में समझ सकते हैं कि ड्रग्स बेचना, ड्रग्स यूज़ करना ऑफेंस है, उसको लेकर स्ट्रिक्ट कानून है, तो भी ड्रग्स का सेवन होता ही है। तो इलीगलाइजेशन रुकना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, पर उसके साथ साथ हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अफोर्डेबल हाउसिंग, लोगों को सही तरीके से घर भी उपलब्ध कराएं। ये ड्रग्स का जिक्र करके सर आपने एक मुझे बहुत अच्छी बात याद दिला दी। अभी हम समाचार में भी पढ़ रहे थे, एमडी ड्रग्स बरामद हुए इंदौर से, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी हो चुका था, क्योंकि युवा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आपने जैसे बताया आईआईटी है, आईआईएम है, कई ऐसे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्या ये कारण है कि यहाँ पर इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं? नहीं, देखिए, ड्रग्स को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए और उसके कई सारे कारण हैं। वो एक कारण नहीं है, उसका गरीबी अपना एक अलग कारण हो सकता है कि बस्तियों में लोगों को वो बिजनेस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए उसका प्रचार प्रसार करते हैं, अपनी ड्रग्स बेचते हैं। लेकिन बाकी कई बड़ी जगहों पर भी ड्रग्स का उपयोग और सेवन होता है, ये सबको पता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी की दृष्टि में सरकार का ज़ीरो टॉलरेंस, पेडलर के अलावा जो सप्लायर हैं उनको बड़े लेवल पर पकड़ा जाए। पर इसके अलावा एक तीसरी जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, एनडीपीएस एक्ट का अमेंडमेंट बहुत तुरंत किया जाना चाहिए कि छोटे लोग भी जो सप्लाई करते हुए पकड़े जाएं वो जल्दी ना छूटें। आपने अपने जवाब में 3 बार जीरो टॉलरेंस का जिक्र किया। मोहन सरकार के कार्यकाल की यह भी एक उपलब्धि रही कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। इतिहास में काफी कुछ छुपा होता है जो सामने आना जरूरी होता है। भ्रष्टाचार और स्कैम, इससे जुड़े मामलों पर भी आपकी तीसरी नजर है, क्या निकलकर बाहर जल्द आ सकता है? नहीं, मैं तो उदाहरण सहित आपको बता सकता हूं कि भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस है, और यदि ये मालूम पड़ रहा है कि किसी ने गड़बड़ी की है तो उसके खिलाफ भी मोहन यादव जी की सरकार ने बहुत कड़ा रुख अपनाया है। उसका उदाहरण इंदौर है। जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि लंबे समय से ड्रेनेज डिपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ी थी, तो बिना संकोच के उन्होंने उन सब लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई। वो सब अभी भी जेल के पीछे हैं। तो ये भ्रष्टाचार को रोकने का तरीका भी है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। सर, एक और सवाल है मेरा। इंदौर हम सभी जानते हैं स्वच्छता में तो नंबर 1 है ही। एक रिकॉर्ड इंदौर ने और अपने नाम किया था जब प्रधानमंत्री ने पौधरोपण की सबसे अपील की थी, और उस वक्त इंदौर ने मेरे ख्याल से 51 लाख पौधे लगाकर एक और कीर्तिमान रचा था। उसके लिए प्रशासनिक तैयारी और आपकी ओर से क्या रणनीति बनाई गई थी जो हर एक व्यक्ति उसका उतना ही सहयोगी बना और इंदौर को सबसे पहला नंबर दिलवाया उसमें भी? 5 जून पर्यावरण दिवस पर जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, तो उसका भाव समझने की बात है कि पेड़ हमारे पूर्वजों से
और आने वाले भविष्य दोनों को जोड़ने का सबसे अच्छा काम है। इंदौर ने माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में करीब 5 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाने का लक्ष्य लिया। उसमें अकेले इंदौर ने 51 लाख पौधों का लक्ष्य लिया। उसमें सभी विभाग, सबसे पहले सामाजिक संस्थाएं, हमारा नगर निगम, कलेक्ट्रेट, आईडीए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिला पंचायत, सब ने मिलकर अपने अपने एरिया में अलग लक्ष्य लिया। इंदौर नगर निगम ने अकेले वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की दृष्टि से एक दिन में 12,40,000 पौधे एक स्थान पर लगाने का संकल्प भी लिया। और शहर की 150 से ज़्यादा सामाजिक संस्थाओं ने, समाज ने अपने नाम के छोटे छोटे उपवन वहाँ बनाए। तो ये पब्लिक पार्टिसिपेशन का, इंदौर की जनभागीदारी का और बड़ा उदाहरण है जिसने ये करके दिखाया। और पेड़ केवल लगाए ही नहीं, उनको हम सहेज भी रहे हैं। आप अगर समय मिले तो ज़रूर एक बार हमारे उस रेवती रेंज के पहाड़ पर देख के आइए कि कितनी खूबसूरती से वो सारे पेड़ अभी भी लगे हुए हैं। यहाँ का मैनेजमेंट ऐसा क्या मंत्र दे रहा है जनता को, जो जनता का इतना सहयोग मिल रहा है? नहीं, हमारी जनता बहुत जागरूक है। जनता में अपने शहर को लेकर एक अलग प्यार है। और शहर के लिए जब बात आती है तो सब काम छोड़ के वो सबसे आगे आके खड़े हो जाते हैं। और उसमें जनप्रतिनिधि भी सही की तरफ खड़े रहते हैं। जनता की सहभागिता की आप तारीफ कर रहे हैं और तारीफ बनती भी है। मैं आपको कुछ तारीखों पहले ले जा रहा हूं। मई 31, 2024 आपने 3 आदर्श सड़कों के निर्माण के लिए वक्त मुकर्रर किया था। कुछ याद आ रहा होगा आपको। ये संदेश भी मैं चाहता हूं कि इंदौर वासियों तक पहुंचे कि जब वक्त मुकर्रर होता है तो तय समय में काम करवाना और करना कितना चुनौतीपूर्ण होता है, कितना चैलेंजिंग होता है, और रिजल्ट ओरिएंटेड आपका सिस्टम कितना इंदौर वासियों के लिए बन पा रहा है। देखिए, जनप्रतिनिधि के नाते हमारी ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम जनता को आंसरेबल हैं। हमारे पास समय लिमिटेड है 5 साल का, उसमें हमको कई सारे काम करना है। नगर निगम में कुल मिला के 42 डिपार्टमेंट है, अपने आप में एक नगर सरकार है। तो टाइम लिमिट फिक्स करके कॉन्ट्रैक्टर्स का लोगों के प्रति उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है, उसका भाव लोगों के बीच में जाए। अब 3 में से हम 2 सड़क ही समय पर बना पाए। मैं उसमें कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहता हूं कि हमने घोषित किया और हमने बना दी। पर जब आप काम शुरू करते हैं तो कई तरह के चैलेंजेस भी आते हैं, उसमें जगह लेना, उसको बनाना। लेकिन हम 2 सड़कें बना पाई, ये हमारी उपलब्धि। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के सपोर्ट से हम पिछले 2 सालों में रिकॉर्ड 900 किलोमीटर पानी की लाइन डाल चुके हैं, 650 किलोमीटर ड्रेनेज की लाइन डाल चुके हैं, 2050 के इंदौर की प्लानिंग आज कर चुके हैं। ट्रैफिक की दृष्टि से हमने क्या किया वो आपको बताया। 22 पुल बन रहे हैं। आज डॉक्टर मोहन यादव, आज का दिन इंदौर के इतिहास का बहुत बड़ा दिन है, जब वो इंदौर के इतिहास में पहली बार एक साथ 23 मास्टर प्लान की सड़कों का डिपॉजिट वर्क में भूमि पूजन करने वाले हैं। तो 23 मास्टर प्लान की सड़कें करीब 500 करोड़ की लागत से बनना शुरू होने वाली हैं। और बड़ा यूनिक मॉडल लिया है कि हर 10वें दिन कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट होगा। 550 करोड़ की लागत से एसटीपी प्लांट्स का काम आज शुरू होने वाला है। 2050 में इंदौर को पानी मिलता रहे, इसलिए डॉक्टर मोहन यादव जी ने नर्मदा जी का 4था चरण स्वीकृत किया। मतलब मैं कह रहा हूँ, इंदौर वासियों के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। हम बहुत टंकियाँ बना लें, बहुत पानी की लाइन डाल लें, पर अगर हमारे पास पानी ही नहीं है तो उसका क्या करेंगे। तो 2045-50 तक हमको पानी मिले, उसके लिए पंपिंग, उसका ऑग्यूमेंटेशन, उसका पंपिंग स्टेशन का काम आने वाले 3 सालों में होगा। हमने 1.5 साल में पूरे इंदौर शहर की 1.25 लाख में से 1,10,000 लाइट्स को एलईडी में कन्वर्ट किया और 22 करोड़ रुपए बचाना शुरू किया, एनर्जी सेविंग की। तो पानी पे काम हो रहा है, ड्रेनेज पे हो रहा है, सड़कें बन रही है, पुल बन रहा है। इसके बाद की जो 2 प्रमुख चीज़ें हैं जो किसी शहर को 2 टायर सिटीज़ में टॉप पे ले जा सकती है, वो है उसका डिजिटलाइजेशन और उसका रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग। पिछले 1.5 सालों में इंदौर ने 20,000 से ज़्यादा घरों पर सोलर रूफटॉप लगाए। 60 मेगावाट के प्लांट का काम जलूद में चल रहा है। डिजिटलाइजेशन में इंदौर पहला शहर है जो अपने 1 करोड़ डॉक्यूमेंट्स को AI बेस्ड डिजिटलाइज कर रहा है, जिसका काम भी आज से शुरू होने वाला है। हमारी वर्कशॉप डिजिटलाइज हो रही है। नगर निगम का पोर्टल 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा, जो हमारा खुद का पोर्टल होगा। तो
डिजिटलाइजेशन की तरफ भी बहुत तेज़ी से हम बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश का पहला शहर होगा जो अपने एक एक ड्रेनेज चैम्बर को जियो टैग कर रहा है। तो अब तो आईटी हब भी बनने जा रहा है इंदौर। इंदौर तो वैसे ही है, वैसे भी हाँ, मध्य प्रदेश में खैर आईटी हब है। मुझे नहीं लगता देश की कोई बड़ी आईटी कंपनी अब इंदौर से दूर है। आपने देश की बात की है तो आजकल देश में एक और मुद्दा छाया हुआ है, हिंदुत्व का। जब हम हिंदुत्व का जिक्र करते हैं, जिक्र संस्कारों का भी होता है, सनातन का भी होता है, भविष्य में बच्चों के बीच क्या सोच जा रही है, जिक्र उसका भी होता है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? देखिए, इट्स वेरी क्लियर। इस पर डिबेट कितनी भी हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा है, हिंदुत्व या हिंदुइज्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ। ये जीवन जीने का तरीका है और धर्म का अर्थ है आपकी ड्यूटी। तो इस जीवन जीने के तरीके में हम अपनी ड्यूटी कैसे निभाते हैं, ये संस्कार हमको राम ने दिए हैं, कृष्ण ने दिए हैं, वेदों ने दिए हैं। अब उनको हम उसी अर्थों में फॉलो करते रहें, ये हिंदुत्व का भाव है। मुझे लगता है इसको फॉलो करने में किसी को भी गुरेज और परहेज नहीं होना चाहिए। तो विरोधी, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि जिन विरोधियों की इस कारण से तुष्टीकरण की नीति में तकलीफ आती है, उन लोगों को प्रॉब्लम है, बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं। विरोधी सवाल भी खड़े करते हैं, तनातनी भी रहती है, उनकी अपनी परिभाषा है और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। क्या नजर आता है, उनका क्या प्रोपेगेंडा है? फिर अभी देश में एक डिबेट चल रही है संविधान को लेकर, विधानसभा में पहुंचे मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं दोनों अर्थों में। अभी देश में डिबेट चल रही है संविधान को लेकर। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को संविधान से ज़्यादा अपने परिधान की चिंता है। ब्लू टी शर्ट पहनने से या पैलेस्टाइन वाला बैग लेकर चलने से संविधान की रक्षा नहीं होगी। अगर पैलेस्टाइन में होने वाले हिंसा के आप विरोधी हो, तो बांग्लादेश में यदि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो आप मौन क्यों हो? ये तो देश हिंदुओं का है, बांग्लादेश हमारा हिस्सा रहा है कभी। इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश की रक्षा करने के लिए अलग बांग्लादेश बनाया था, तो वहाँ के लोगों के बारे में आप कब बोलोगे? और जिस संविधान की रक्षा की बात राहुल गांधी वो हमारी लाल किताब लेकर करते हैं, मेरा उनसे आग्रह है आज जी न्यूज़ के माध्यम से, आप मेरी रिक्वेस्ट हो सके तो उनको भेजिए कि उसका जो प्रीफेस है उसी किताब का जो वो लेके घूमते हैं, उसको एक बार वो पढ़ें। उसमें उसके एडिटर ने ये लिखा है कि देश में इमरजेंसी जैसा काल दोबारा न आए, क्योंकि ये संविधान की सबसे बड़ी हत्या का प्रयास था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पिछले 10 सालों में संविधान के एक एक शब्द को उसी के अर्थ में इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करने का काम किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म का स्थान हो, उनके देवासन का स्थान हो, इसको स्थापित करने का, इसको सही अर्थों में लोगों तक ले जाने का काम यदि किसी ने किया तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो केवल संविधान पे बात करने से नहीं होगा, उसकी भावना को समझना पड़ेगा। मैं इसलिए ये कह सकता हूँ कि मैं लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ। बिल्कुल, और सबके मुझे लगता है कि विपक्ष के अपने इसमें तथ्य हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ओवर टू यू कीर्ति। तो आपने इंदौर के महापौर को सुना।